जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर ऑल फाइन, डूइंग ग्रेट। एज़ आई टोल्ड यू यस्टरडे कि कल हम 1 घंटे का 3 घंटे जो हमने पूरे करने होते हैं उसमें 1 आवर वी डेडिकेटेड फॉर द क्विज़ एंड 2 आवर्स we'll have a class for the 2 hours today. तो हम आज क्या करने लगे हैं बेटा? We are going to start another very important topic. This topic is basically the technologies. ये जो टॉपिक होगा इस टॉपिक के अंदर I'll present you with several wireless local network technologies, and these technologies are actually these technologies are fast growing in the market with as these technologies are introducing the flexibility of wireless access into offices, homes or production environment. So ये जो तो इस चैप्टर के अंदर हम बेटा कुछ टेक्नोलॉजीज को देखेंगे, जैसे आई ट्रिपल ई का जो वाईफाई स्टैंडर्ड है उसको, जिगबी, ब्लूटूथ, वाईमैक्स, इस तरह की काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हम इसमें देखेंगे। हमने पहले भी कुछ शायद टेक्नोलॉजीज देखी हो डब्ल्यू लैन के लिए, लेकिन हर एक टेक्नोलॉजी को अगर कंट्रास्ट किया जाए तो जो पीछे वाली टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली जो इससे पहले वाली जो कुछ टेक्नोलॉजीज हैं हमारी, जो अपने कुछ माइंड में आपके होंगी, वो भी वायरलेस लैन की ही टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि इंफ्रारेड है, ब्लूटूथ है और इस तरह की। तो कुछ टेक्नोलॉजीज हैं हमारे पास ऐसी जो कि विच आर रिस्ट्रिक्टेड इन देयर डायमीटर, जो कि सिर्फ एक बिल्डिंग तक महज हैं, कैंपस तक, सिंगल रूम तक, और वो एक सिर्फ एक इंडिविजुअल ऑपरेट कर सकता है। लार्ज नेटवर्क प्रोवाइडर्स जो है उसे ऑपरेट नहीं कर सकते। तो ग्लोबल गोल क्या है? हमारा ग्लोबल गोल है डब्ल्यू लैन को हमने ग्लोबल गोल हमारा ये कि हमने डब्ल्यू लैन को रिप्लेस करना है ऑफिस केबलिंग से। हमने थेथरलेस जो है वो एक्सेस देनी है इंटरनेट मीटिंग्स को। थेथर थेथरलेस जो हमारी एक्सेस है, हमारे हमने अपनी मीटिंग्स में वो इंट्रोड्यूस करानी है। तो कुछ हमारे पास एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, उनको भी देखते हैं। तो ये कुछ हमारे लोकल वायरलेस नेटवर्क के कुछ स्टैंडर्ड हैं, जिसमें 802.11 हम सारे स्टैंडर्ड्स तो नहीं पढ़ पाएंगे, मतलब एक को अच्छी तरह से देख लेंगे, एक स्टैंडर्ड को पहले स्टैंडर्ड का आर्किटेक्चर देख लेंगे, उसके एप्लीकेशन देख लेंगे, लेयर्स देख लेंगे, और बाकी फिर उसी के आगे फर्दर जो है वो बेस पे आगे चलते जाएंगे, जिसमें ए है, बी, सी, डी, एच, डी जा रहा है, फिर इसी तरह से जिगबी, ब्लूटूथ और एंड पे आपका वाई मैक्स आ रहा है। तो ये सारे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जो हमने इसमें देखनी है, और इन टेक्नोलॉजीज के आगे डिफरेंट जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं। अब अगर इन ही टेक्नोलॉजीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बात की जाए, कुछ जनरल एडवांटेज और डिसएडवांटेज डब्ल्यू लैन्स वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की अगर बात की जाए वायर्ड काउंटर पार्ट्स के मुकाबले में, ठीक है जी, जो वायर्ड हमारे पास है, और एक वायर्ड लैन है और एक वायरलेस लैन है। तो अगर हम इनके एडवांटेज देखें वायरलेस लैन के, तो बेतहाशा एडवांटेजेस हम मैं जो है वो बता सकूँ, मैं क्या आप भी बता सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर है, रेडियो कवरेज होती है, नोट्स कम्युनिकेट कर सकती हैं, रिस्ट्रिक्शन कम है, रेडियो वेव्स वॉल से पेनिट्रेट कर सकती हैं, सेंडर रिसीवर को कहीं भी रख दो, नॉन विजिबिलिटी का मसला नहीं है डिवाइसेस के अंदर। वायरिंग जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं होती अगर फायरवेल आपने सेपरेट करनी है बिल्डिंग से, और प्लानिंग बड़ी आसान है, डिज़ाइन बड़ा आसान है, रोबस्टनेस पाई जाती है इसके अंदर। कॉस्ट के लिहाज से बात की जाए तो वायरलेस एक्सेस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सेस पॉइंट के ज़रिए किसी भी यूज़र को, अगर एडिशनल यूज़र हमारे बढ़ते जाएँ, वायरलेस नेटवर्क के अंदर अगर हमारे एडिशनल यूज़र्स बढ़ते जाएँ, तो हम उसमें क्या करते हैं, एक वायरलेस एक्सेस प्रोवाइड कर लेते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो वो कॉस्ट के लिहाज से हमें जो है वो इतना ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं पड़ता है। लेकिन जहाँ पर बेटा एडवांटेजेस आपके पास आते हैं, वहाँ पे फिर डिसएडवांटेजेस भी आते हैं, मतलब प्रोज एंड कॉन्स दोनों की बात की जाती है। तो अगर हम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की बात करें डब्ल्यू लैंस की, वायरलेस लैंस की, तो इनमें जो है वो लोअर क्वालिटी होती है एज़ कम्पेयर टू द वायर्ड काउंटर पार्ट जो है हमारे पास। इसकी मेन रीज़न क्या है? लोअर बैंडविड्थ है, क्योंकि वीडियो ट्रांसमिशन में लिमिटेशन है आपकी, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे ख्याल से 1 से 10 मेगाबाइट यूज़र डाटा रेट आप ले सकते हो, जबकि वायर्ड के अंदर आप 100 से 1000 मेगाबाइट तक जा सकते हो। तो जितने ज़्यादा
एरर एरर इंटरफ़ेस ज़्यादा होगी, एरर रेट्स उतना ज़्यादा आपका बढ़ता जाएगा, डिलेज़ बढ़ते जाएँगे और एक्सटेंसिव एरर करेक्शन के लिए आपको मैकेनिज़्म और डिटेक्शन के लिए मैकेनिज़्म चाहिए होंगे। प्रोप्राइटरी सॉल्यूशंस आपको बनाने पड़ते हैं, प्रोप्राइटरी सॉल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल हैं। देखिए स्टैंडर्डाइज़ेशन इसकी जो डब्ल्यूलैन है, बड़ी स्लो स्टैंडर्डाइज़ेशन प्रोसीजर्स हैं इसके। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उनके अपने प्रोप्राइटरी सॉल्यूशन, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ प्रोप्राइटरी। सो प्रोप्राइटरी अपने ही उनके प्रोप्राइटरी सॉल्यूशन है, वो स्टैंडर्डाइज़्ड फंक्शनैलिटी में कुछ अपने फीचर्स जो हैं वो ऐड कर देते हैं। कुछ अपने ही इंटर एक्सेस पॉइंट प्रोटोकॉल ऐड कर देते हैं। लेकिन ये जो एडिशनल फीचर हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ होमोजेनियस एनवायरनमेंट के अंदर तो काम कर सकते हैं। यानी कि जो होमोजेनियस एनवायरनमेंट से मुराद ये है कि आपने एक ऐसी जगह पे इसको कनेक्ट किया हुआ है जहाँ पे एक ही वेंडर से सारा मटेरियल आया हुआ है। एक ही वेंडर से सारा मटेरियल आया हुआ है। यानी कि मैंने अपनी लैब के अंदर हमने अपनी डिपार्टमेंट की लैब के अंदर जो वाई-फाई की कनेक्टिविटी के लिए एक्सेस पॉइंट्स लगाए हुए हैं, वो डिफरेंट वेंडर से नहीं है, एक ही वेंडर से आए हुए हैं। तो तब तो कोई इतनी ज़्यादा शायद कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर एक कंपोनेंट भी हमारा डिफरेंट वेंडर का आ गया, तो उसमें फिर जो है वो प्रोप्राइटरी सॉल्यूशन वर्क नहीं करेंगे, कंपैटिबिलिटी का मसला आएगा और हमें बेसिक स्टैंडर्ड सबके लिए फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर हम बेसिक स्टैंडर्ड IEEE स्टैंडर्ड पे जाते हैं। रिस्ट्रिक्शंस इसमें बड़ी हैं, जितने भी वायरलेस प्रोडक्ट हैं उन्हें नेशनल रेगुलेशन अथॉरिटीज़ के साथ कंपाइल करना पड़ता है। जितनी भी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड वाइड, उनको ऑपरेशन करवाने के लिए फ्रीक्वेंसीज़ और जितनी भी स्टैंडर्डाइज़्ड फ्रीक्वेंसीज़ हैं इंटरफेरेंस कम करने के लिए वो देखनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड हैं आईएमटी जैसे 2000 स्टैंडर्ड है और इसके लिए लाइसेंस लेना पे लो पावर सेंडर हो तो उसके लिए लाइसेंस फी फ्रीक्वेंसीज़ बैंड आपने इस्तेमाल करनी है। तो ये भी कुछ प्रॉब्लम आती है। सेफ्टी सिक्योरिटी भी इसमें है कि रेडियो वेव डाटा ट्रांसमिशन के लिए जो है वो इंटरफेयर तो करती है लेकिन एक हाई टेक इक्विपमेंट आपको चाहिए होती है जैसे हॉस्पिटल में। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी की भी आप इसमें बात करते हो। बहुत सारे कंपीटिंग और डिज़ाइन गोल्स आपके होते हैं जब आप वायरलेस लैन को जो है वो बना रहे होते हैं। तो ये कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब बात करते हैं कि एडवांटेज हमने देख लिया कि डब्ल्यू लैन का एक फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, वायरलेस लैन की तरफ हम जा रहे हैं। तो हमने नुकसान भी देख लिया, फ़ायदा भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि जब आप जब आप अ जब आप एक्चुअली डिज़ाइन बना रहे होते हैं, तो जो डिज़ाइन गोल्स हैं डब्ल्यू लैन के लिए, वो कुछ कमर्शियल सक्सेस के लिए कुछ कुछ हमारे गोल्स हैं, जैसे ग्लोबल ऑपरेशन होना चाहिए। यानी कि जो डब्ल्यू लैन प्रोडक्ट्स हैं, वो तमाम कंट्रीज़ में सेल की जाएँगी ताकि नेशनल इंटरनेशनल फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन जो है, वो कंसिडर की जा सके। जो वायरलेस वैन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी हम मद्देनज़र रखेंगे। जो लैन इक्विपमेंट है, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में जाती हैं, वो लीगल होनी चाहिए। मतलब कि आपने अक्सर सुना होगा ना कि ये फ़ोन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गया है, तो इसको लीगल आपको करना है। तो इस तरह के स्टैंडर्ड्स ग्लोबल ऑपरेशन आपने मेक श्योर करना है, अपने लो पावर को मेक श्योर करना, आपने ये करना है कि जो डिवाइस डब्ल्यू-लैन से कम्युनिकेट कर रही है, वो वायरलेस डिवाइस है और वो बैटरी के ऊपर चलती है। क्योंकि देखिए ना, जब आप बात करें कि ये डिवाइस आपकी वायरलेस है, ये जो डिवाइस है आपकी, दिस इज़ अ डब्ल्यू लैन मीन ये एक वायरलेस लैन है। तो ये वायरलेस लैन होगी तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर आपने बैटरी भी लगाई होगी, तो एक जगह से दूसरी जगह इसने मूव करना है डिवाइस को। तो फिर जो लैन डिज़ाइन है, वो इस तरह से यू शुड टेक दिस इंटू अकाउंट एंड इम्प्लीमेंट अ स्पेशल पावर सेविंग रूल्स। पावर मैनेजमेंट आपने उसमें अच्छी करनी है। जो वायरलेस कम्युनिकेशन है डिवाइसेज़ के साथ, जब आप उसमें प्लग्ड इन करें पावर आउटलेट्स में, तो जो कुछ केसेस के अंदर हमें एडिशनल केबलिंग लगानी पड़ जाती है। तो एडिशनल केबलिंग की हमें इसमें ज़रूरी ना हो, कोई हिस्टोरिक बिल्डिंग या कोई ट्रेड शो नहीं हमने इसमें जो है वो करना है। तो जो फ्यूचर है क्लियरली जो हमारा नज़र आ रहा है हमें, वो स्मॉल हैंडल्स डिवाइसेस में नज़र आ रहा है जिसमें वायर्स नहीं होंगी। तो इसलिए आपको उसमें भी कुछ उसमें देखना है। फिर उसके बाद इस डिज़ाइन में लाइसेंस फ्री ऑपरेशन होने चाहिए। रिवर्स ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी आप इसमें एम्बेड करें, यानी कि अगर आप वायर्ड काउंटर पार्ट के साथ इसे कंपेयर करें, तो डब्ल्यू लैन्स हैं वो बड़ी डिफिकल्ट कंडीशंस के अंदर ऑपरेट करते हैं। अगर वो रेडियो ट्रांसमिशन यूज़ करें, तो वो दूसरी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो हैं वो इसमें इंटरफेयर कर सकती हैं। अब वैक्यूम क्लीनर, हेयर ड्रायर, जैसे ट्रेन जैसे वो, मतलब कि इस तरह की इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हमारे जो है वो डब्ल्यू लैन डिवाइसेस के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं। तो जो डब्ल्यू लैन ट्रांसीवर हैं, वो उन
उनको फिर हम एडजस्ट नहीं कर सकते परफेक्ट ट्रांसमिशन की। मतलब ऐसा तो नहीं ना हो सकता आपने एक डिवाइस बना दी, सेल कर दी, अब सेल करने के बाद क्लाइंट जो है वो क्या कर रहा है, वो उसका ट्रांसीवर खुद सेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड ऑफिस के अंदर जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, यहाँ पे ये वाली फ्रीक्वेंसी चल रही, इतनी ज़्यादा टेक्निकल डिटेल तो यूज़र को नहीं पता होगी ना। तो इसलिए सेंडर और रिसीवर जहाँ भी मूव करें, जैसे भी मूव करें, एंटीनास ओमनी डायरेक्शन होनी चाहिए, डायरेक्टेड नहीं होनी चाहिए, और वो खुद ही ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को सारा जो है मैनेज करे। स्पॉन्टेनियस जो है वो ऑपरेशन आपने सबके साथ इंश्योर करना है। आपने डिवाइस का डिज़ाइन ऐसे बनाना है कि अच्छा बेहतर आसानी से वो यूज़ कर सके। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो हमें पता है कि हमें वायर्ड लैन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट इसकी आती है, लेकिन इसके अंदर जो है वो जो है वो वायरलेस लैन के अंदर हमने कॉस्ट को जो है वो सेव करना है। फिर उसके बाद उसी तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी को आप बेटा इंश्योर करें। हर एप्लीकेशन की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसको इंश्योर करें कि जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है, द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन शुड कंटिन्यू टू रन ओवर WLAN एज़ वेल। ठीक है जी, डिलेज़ आ जाएँ, लोअर बैंडविड्थ हो जाए, लेकिन फिर भी जो वायरलेस एक्सेस है, मोबिलिटी है, इट इज़ नॉट सपोज्ड टू बी हिडन फ्रॉम द वाइड नेटवर्क। सो वो सारी चीज़ें एक-दूसरे से क्या होनी चाहिए, वेल अवेयर होनी चाहिए। सो ये कुछ डिज़ाइन प्रॉब्लम्स हैं। अब इसके बाद कुछ हमारे पास बेटा टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है, रेडियो टेक्नोलॉजी है। अब इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज और इनकी कुछ एग्जांपल करते हैं। ये तो बड़ा प्रिसाइज सा इसने कंपैरिजन सा किया है। मैं आपके साथ डिटेल में इसको ना डिस्कस करता हूँ, इंफ्रारेड और रेडियो ट्रांसमिशन को। देखिए, दो डिफरेंट ये बेसिक बेसिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है जो कि WLAN को सेटअप करने के लिए इस्तेमाल की गई थी एक ज़माने में, और आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस्तेमाल भी की होगी। अ, ये मोबाइल्स फ़ोन में भी अवेलेबल थी टेक्नोलॉजी। तो जो एक टेक्नोलॉजी है, इट इज़ बेस्ड ऑन द ट्रांसलेशन ऑफ इंफ्रारेड लाइट। अमूमन जो है वो इस रेड लाइट की आई गेस आई हैव मुझे जहाँ तक याद है एफएससी में पढ़ा था, इट्स 900 नैनोमीटर मेरे ख्याल से इसकी वेवलेंथ होती है। जो दूसरी होती है वो ज़रा ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि रेडियो ट्रांसमिशन में हम यूज़ करते हैं, वो गीगाहर्ट्ज़ में जाके होती है। अ, जो है हमारे पास इंफ्रारेड रेड लाइट जो है वो। फिर उसके बाद ये जो दोनों टेक्नोलॉजीज की मदद से हम एड हॉक कनेक्शन भी कर सकते हैं। एड हॉक कनेक्शन मतलब कि you want to build up an internet connection for groups to connect, for a desktop to connect with a printer without a network, or to support a mobility within a small area। आप ये यूज करें, जैसे आपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल ट्रांसफर करनी है, तो आप एक नेटवर्क बना लेते हैं, जैसे हॉटस्पॉट आपको मिल जाता है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में। तो उस तरह से हम बात करें तो जो इंफिनिट टेक्नोलॉजी है, ये एक्चुअली क्या करती है, ये डिफ्यूज लाइट को जो है वो इस्तेमाल करती है, और जो है वो इसकी डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट एग्जिस्ट करती है सेंडर और रिसीवर के दरमियान में। मतलब कि आपने सेंडर जिस जहाँ पे डाटा भेज रहे हैं और जहाँ से डाटा आपको आ रहा है, उन दोनों के दरमियान में लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए, डायरेक्टेड लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए, यानी कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने होनी चाहिए, दरमियान में कोई हर्डल किसी किस्म की जो है वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। जो सेंडर है वो एक सिंपल लाइट एमिटिंग डायोड भी हो सकता है, लेजर डायोड भी हो सकता है रेडिएशन इमिट करने के लिए, फोटो डायोड, और रिसीवर साइड पे कोई फोटो डायोड भी हो सकता है। खैर ये जितनी हम डिटेल में बात करते जाएंगे वो थोड़ा सा फिर हार्डवेयर की तरफ जो है वो चीज़ें जाती जाएंगी। तो अगर एडवांटेज बात की जाए बेटा, तो डू यू रियली थिंक मुझे इसके एडवांटेजेस भी आपको बताने चाहिए? यू कैन डू दिस बाय योरसेल्फ। लेकिन मैं फिर भी मेन मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ, बाकी इनकी जो एक्सप्लेनेशन है अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। कि जो मेन एडवांटेज है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का, वैसे इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा है? जो मेन एडवांटेज है वो यही है कि ये सबसे ज़्यादा सस्ता है। सेंडर और रिसीवर जो है वो एक ही मोबाइल के ऊपर इंटीग्रेट किए जा सकते हैं बड़ी आसानी से, और आज हमें अवेलेबल भी हैं। जो हमारे पीडीएज हैं, लैपटॉप्स हैं, नोटबुक्स हैं, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा, इन सब में इंफ्रारेड जो है वो डाटा एसोसिएशन इंटरफेस होती है, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका जो है वो यही है। जो नुकसान है वो उसका नुकसान ऐसा तो कोई दूसरा नुकसान नहीं, लेकिन हम हमेशा बात करते हैं कि हमारा डाटा रेट, हर डिवाइस का ट्रांसमिशन के दरमियान में डाटा रेट बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो जो इंफ्रारेड ट्रांसमिशन है, इसका अगर हम देखें लो बैंडविड्थ है इसकी दूसरी लैंड टेक्नोलॉजीज की मदद से। जो IRDA है, IRDA इंफ्रारेड डाटा एसोसिएशन है, ये कोई 100 इंटरनली तौर पे अगर ये सीरियल पोर्ट के साथ आप कनेक्ट करें तो 115 किलोबाइट्स में जाता है। इवन कि जो 4 मेगाबाइट्स है इसका सबसे हाईएस्ट डाटा रेट समझा जाता है। ठीक है?
मेन डिसएडवांटेज इसका ये है कि जो इंफ्रारेड है वो बड़ी आसानी से शील्ड किया जा सकता है, कि शील्ड बड़ी आसानी से आप शील्ड कर सकते हो, आप ट्रांसमिशन रोक सकते हैं, आप ऊपर हाथ रख दें ट्रांसमिशन रुक जाएगी। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन जो है वो नुकसान ये है कि वाल्स में पेनिट्रेट नहीं करती, ऑब्स्टेकल्स की वजह से मसला आ जाता है, गुड ट्रांसमिशन क्वालिटी नहीं अचीव होती, लाइन ऑफ साइट का मसला है, डायरेक्ट कनेक्शन आपको जो है वो चाहिए होता है। तो मतलब कि 10 इस तरह के काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिसएडवांटेजेस हैं आपके। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप रेडियो वेव्स की बात करें डाटा ट्रांसमिशन के लिए, तो उसमें भी हमें कुछ इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो अब ये रेडियो वाली बात भी एक्सप्लेन करूँगा, मतलब हम पूरी कोर्स में पढ़ते ही यही आ रहे हैं कि रेडियो ट्रांसमिशन क्यों ज़रूरी है, रेडियो ट्रांसमिशन क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? ये सारी वही बातें इसमें आ रही हैं। सो इसलिए आई एम जस्ट स्किपिंग दिस पार्ट। सो अगर आपको मुश्किल लगे तो यू कैन टेल मी। आगे है बेटा हमारे पास कि हम इन डब्ल्यू लैंस को हमें जितने आज हमें जितने भी डब्ल्यू लैंस हैं, हमें जितने डब्ल्यू लैंस की ज़रूरत पड़ती है, उन सबको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो 2 तरीकों से इम्प्लीमेंट करते हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क होता है हमारा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सेस एक सर्टेन एरिया में प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि दूसरे नेटवर्क्स को भी एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है। वो फॉरवर्डिंग फंक्शंस परफ़ॉर्म कर सकता है। वो एक्सेस कंट्रोल जो हमने पढ़ा था मीडियम में एक्सेस कंट्रोल की फंक्शनैलिटी ऐड कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड जो वायरलेस नेटवर्क हैं बेटा, उनमें कम्युनिकेशन जो अमूमन है वो वायरलेस नोड्स के दरमियान में जो है वो पॉसिबल बनाई जा सकती है, एक्सेस पॉइंट्स के दरमियान पॉसिबल बनाई जा सकती है, लेकिन डायरेक्ट वायरलेस नोड के साथ नहीं इसमें बनता। तो जो हमारे एक्सेस पॉइंट होते हैं वो सिर्फ मीडियम एक्सेस को कंट्रोल नहीं कर रहे थे, बल्कि वो एक ब्रिज बन रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के अंदर। आपको पिक्चर में मैं पिक्चर के थ्रू इन पॉइंट्स को समझाता हूँ कि जो हमारे एक्सेस पॉइंट हैं दे आर नॉट they doesn't only just control the medium access, but they also act as a bridge for the other wireless or a wired network. This is a very plus point for the infrastructure network. I repeat कि this is a very highest plus point for this कि आप क्या करते हैं, आपके पास जो है वो एक ब्रिज बन जाता है। ठीक है जी। अब इसमें देखिए इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 एक्सेस पॉइंट है और इनके आगे 3 वायरलेस नेटवर्क बने हुए हैं जो कि और एक वायर्ड नेटवर्क है। ठीक है जी, यही नज़र आ रहा है ना आपको कि एक वायर्ड नेटवर्क है और हर एक वायर्ड नेटवर्क ने एक एक्सेस पॉइंट दिया हुआ है, ये एक्सेस पॉइंट, ये एक्सेस पॉइंट, ये एक्सेस पॉइंट। अब ये एक्सेस पॉइंट आगे इससे कनेक्ट हुआ है, तो इसका मतलब है ये एक्सेस पॉइंट ना सिर्फ मीडियम एक्सेस कंट्रोल कर रहा है, मैक कंट्रोल कर रहा है, यानी कि आपको जो प्रॉब्लम बताई थी कि जब ट्रांसमिशन होती है तो एक ही मीडिया से जो डाटा जाता है वो डाटा कोलाइड होने का और बाउंस बैक होने का ये वाला बड़ा मसला रहता है। तो ये एक्सेस पॉइंट इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ना सिर्फ मीडियम एक्सेस कंट्रोल कर रहा है, बल्कि दूसरे जो है वो यूजर्स को भी डाटा जो प्रोवाइड कर रहा है। कुछ एक्सेस पॉइंट वायर्ड भी हैं और कुछ एक्सेस पॉइंट आपके वायरलेस भी हैं। सो ये एक आप कह रहे हैं कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड वायरलेस नेटवर्क होते हैं बेटा वो बड़े सिंपल होते हैं कि जो नेटवर्क फंक्शनैलिटी होती है वो सिर्फ एक्सेस पॉइंट के अंदर ही होती है। ठीक है जी। जो वायरलेस क्लाइंट होते हैं वो कुछ नहीं कर रहे होते, वायरलेस क्लाइंट होते हैं वो कुछ नहीं कर रहे होते। जो ये जो नेटवर्क होते हैं ये डिफरेंट एक्सेस स्कीम्स जो है वो विदाउट कोलिजन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब कोलिजन आपकी मीडियम के अंदर बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है जी। अगर एक्सेस पॉइंट कंट्रोल कर रहा है आपके मीडियम एक्सेस को तो फिर कोलिजन तो पॉसिबल ही नहीं ना। कोलिजन कैसे पॉसिबल होगी जब आपने एक इंटेलिजेंट डिवाइस जो है बिठा दी है जो कि ये कह रही है कि इस लाइन से जो भी डाटा जाएगा उस डाटा को आपने देखना है। तो ये सेटिंग आपकी यूज़फुल हो सकती है, क्वालिटी ऑफ सर्विस को गारंटी कर सकती है, बैंडविड्थ को बढ़ा सकती है, वो कुछ सेटिंग, लेकिन कुछ नोड्स के लिए बैंडविड्थ को ये कम कर सकती है। ये भी आपने बात याद रखनी। जो एक्सेस पॉइंट है इट मे पोल द सिंगल वायरलेस नोड्स टू इंश्योर द डाटा रेट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड नेटवर्क हैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जरूर लूज हो जाती है वायरलेस नेटवर्क की। क्यों? दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिजास्टर रिलीफ इन केस वेयर नो इंफ्रास्ट्रक्चर इज लेफ्ट। तब आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड नेटवर्क है दे लूज सम ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती कि आपको, ये बिल्कुल वही बात है कि आपका जैसे एक डाटा सेंटर है तो आप ने वो डाटा सेंटर एक बिल्डिंग के अंदर इम्प्लीमेंट किया लेकिन कोई नेचुरल डिजास्टर किसी वजह से आता है तो अब आप अपने डाटा सेंटर को उस डिजास्टर के अंदर दूसरी जगह पे किस तरह से शिफ्ट करोगे, अनटिल अनलेस आपने कोई प्रॉपर बैकअप नहीं उसमें अरेंज किया हुआ। तो उसमें
ये वाला प्रॉब्लम जो है वो आप कह सकते हो। फिर दूसरा सैटेलाइट बेस्ड चले सैटेलाइट के मतलब बात नहीं करते। अब इसमें अगर आप सेकंड पार्ट देखिए बेटा, तो सेकंड पार्ट में आपको नजर आ रहा है एडहॉक। ये एक एडहॉक नेटवर्क है, ये एक एडहॉक नेटवर्क है। अब ये जो एडहॉक वायरलेस नेटवर्क है, दे डू नॉट नीड एनी इंफ्रास्ट्रक्चर टू वर्क। हर एक नोड अंदर जो कनेक्टेड है, हर एक नोड, एवरी नोड, ईच नोड कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विद अदर नोड। यानी कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक लैपटॉप है, एक लैपटॉप के ऊपर मैंने अपना ही एक एडहॉक का नेटवर्क कनेक्शन एस्टैब्लिश किया है। डिड एनीवन हैव एवर एस्टैब्लिश्ड द एडहॉक नेटवर्क? आपके विंडोज में ऑप्शन होता है। तो हमारे पास जो एडहॉक है, दो एडहॉक नेटवर्क है, तीन नोड्स हैं। जो नोड्स हैं एक एडहॉक नेटवर्क में, वो सिर्फ कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने नोड्स के साथ फिजिकली। फिजिकली से मुराद ये है कि अगर वो उस एडहॉक नेटवर्क के अंदर आएंगे तभी वो हर एक रेडियो रेंज में रह के उससे कम्युनिकेट कर पाएंगी, अदरवाइज वो कम्युनिकेट जो है वो नहीं कर पाएंगे। जो एडहॉक नेटवर्क है, इसमें हर एक नोड की बाजू का कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, और हर एक नोड को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है मीडियम एक्सेस मैकेनिज्म के साथ। मैकेनिज्म आपको बताने पड़ते हैं कि वो एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम्स को किस तरह लेके चले। वो CSMA का जो प्रॉब्लम था, हिडन टर्मिनल एक्सपोज टर्मिनल को किस तरह लेके चले। इस तरह के जो वायरलेस नेटवर्क होते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी तो बड़ी शो करते हैं। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत बहुत अच्छी होती है इनके अंदर, लेकिन जो है वो एडहॉक नेटवर्क है, इनमें सिर्फ सिलेक्टेड नोड्स के ऊपर ही ये कैपेबिलिटी होती है। आप हर एक के ऊपर ये कैपेबिलिटी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सो ये कुछ बातें थी हमारे एडहॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के बारे में। अब हम पढ़ने लगे हैं अपना 802 IEEE का जो आर्किटेक्चर है हमारा। 802 जो .1 आर्किटेक्चर है हमारा। अब इसको हम बेटा देखने लगे थोड़ा सा कि जो हमारा IEEE स्टैंडर्ड है 802.1, ये IEEE ने आई गेस, अब कंफर्म कीजिएगा कि 2000 में या 1999 में स्पेसिफाई किया था। इट्स द मोस्ट फेमस फैमिली ऑफ द डब्ल्यूलैंस, जिसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। स्टैंडर्ड नंबर इंडिकेट इन जो स्टैंडर्ड नंबर है, ये बिलोंग करती है रेंज को। ये जो नंबर है साथ 802.11, 802 डॉट के बाद अगर आप एक्स देखें किसी जगह पे, तो इसका मतलब है ये लैन स्टैंडर्ड है। ये 3 भी हो सकता है, इथरनेट 0.5, जैसे 802 जो है हमारा 802 इथरनेट का स्टैंडर्ड है IEEE का। और अगर आप 802.5 देखें तो वो टोकन रिंग स्टैंडर्ड, आपने प्रोटोकॉल देखा होगा टोकन रिंग का। और अगर इसी तरह से आप 802.5 देखें, वो मेरे ख्याल से टोकन रिंग का, और इसी तरह बाकी स्टैंडर्ड्स हमारे पास। स्टैंडर्ड स्पेसिफाई किया गया है, वो फिजिकल मीडियम एक्सेस लेयर अडेप्ट करती है, और उसकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारे स्टैंड के लिए। और जो भी जो भी हम ये स्टैंडर्ड इंश्योर करते हैं, इसका प्राइमरी गोल यही होता है कि इसके अंदर रोबस्टनेस आ सके, टाइम बाउंडेड और एसिंक्रोनस सर्विसेज आ सके। जो मैक लेयर है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर है, इट शुड बिकम एबल टू ऑपरेट विद मल्टीपल फिजिकल लेयर। जितनी भी डिफरेंट मीडियम जितने भी स्टैंडर्ड हमने इंश्योर किए, हर एक में एक ही मकसद होता है कि हर एक जो स्टैंडर्ड शुड एग्जिबिट अ डिफरेंट मीडियम सेंस एंड ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक। जो भी फिजिकल लेयर है, इंफ्रारेड है, स्प्रेड स्पेक्ट्रम रेडियो ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है, जो भी है, वो सारी इसमें चीजें जो हम आनी चाहिए। अब ये हमारा सिस्टम आर्किटेक्चर है बेटा, ये जो हम देख रहे हैं, दिस इज आवर सिस्टम आर्किटेक्चर। ये कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर के, कि अगर आप वायरलेस पार्ट IEEE 802.11 यूज करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा नोड्स होती हैं जिनको आप स्टेशन कहते हैं, जैसे STA1, STA2, STA2। और इसमें देखिए ये जो ST1 है, ST2, ये आपका एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है। स्टेशन आपके टर्मिनल हैं जिनके अंदर कोई ना कोई एक्सेस मैकेनिज्म है कि वो वायरलेस मीडियम को और रेडियो कॉन्टैक्ट को किस तरह से जो है वो इंश्योर कर सकते हैं। जो स्टेशन है और ये जो APIs हैं, ये एक ही रेडियो कवरेज के अंदर हैं। तो अगर स्टेशन और एक्सेस पॉइंट अगर एक ही रेडियो कवरेज के अंदर हो, तो इनको हम BSS, बेसिक सर्विस सेट का नाम देते हैं। तो इसी तरह से जो पोर्टल है हमारा, ये दूसरे वाइड नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, और ये इसका कंप्लीट जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो अब इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम
अगर इम्प्लीमेंट करें, अगर हम आर्किटेक्चर देखें कि अगर हम इस स्टैंडर्ड के मुताबिक एड होक नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हो तो तब क्या आर्किटेक्चर होगा, और अगर हम इसी स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो अपना कोई और नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर क्या होगा हमारे पास। तो ये डिफरेंट, ये इसकी जो है वो डायग्राम के अंदर जो है इन्होंने डायग्राम के साथ जो है एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आप देखते हैं, आप अगर देखें इस फिगर को देखें तो ये जो आर्किटेक्चर है IEEE का एडहॉक वायरलेस लैन के लिए और दूसरे के लिए ये कैसे है, ये मेरे ख्याल से सबसे पहले बता रहा है एडहॉक नेटवर्क के लिए बना रहा है जी, एडहॉक नेटवर्क के लिए बता रहा है। तो एडहॉक नेटवर्क के लिए स्टैंडर्ड देखें तो हर एक का अपना अपना जो है वो इंडिपेंडेंट सा सर्विस स्टेशन है और उसके अंदर ही उस नोड के उन रेडियो कवरेज के अंदर ही ये सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कर रही हैं और जितने स्टेशन है सारे के सारे स्टेशन इंडिपेंडेंट है, ये स्टेशन इंडिपेंडेंट है, ये स्टेशन इंडिपेंडेंट है। एक स्टेशन को दूसरे स्टेशन के साथ तो किसी तरह की कोई कोई जो है वो कम्युनिकेशन नहीं है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है लिमिटेड रेंज के साथ। और इंडिपेंडेंट बेसिक स्टेशन सर्विसेज हैं आपकी जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसीज को जो है वो क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद बेटा अगर हम देखें तो हमें ये नजर आता है कि जो आपका फाइनल तौर पे प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर है वो कैसा है। फाइनली तौर पे जो आपको प्रोटोकॉल, दिस इज योर प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर, तो ये फाइनल प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर आपका किस तरह से है, फाइनल प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर आपका किस तरह से आ रहा है। अच्छा जी, अगर प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर को हम देखें बेटा तो प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर में हमें क्या क्या नजर आ रहा है, हमें वायरलेस लैन एक कनेक्ट हुआ नजर आ रहा है स्विच के साथ और स्विच पे भी कोई ना कोई IEEE का स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्लीमेंट होगा जो कि एक ब्रिज के साथ कनेक्टेड है। सो एप्लीकेशन जो है वो उसमें तो जो एप्लीकेशन लेयर है, आप आई होप आपको इन लेयर्स का आइडिया है, जो एप्लीकेशन लेयर है इट इज नॉट supposed to notice any difference apart from the lower bandwidth or maybe higher access time from the wireless LAN। जो आपकी एप्लीकेशन लेयर है उस पर उतना चेंज नहीं आएगा। जो डब्ल्यू लैन है इट बिहेव्स लाइक अ स्लो वायर्ड लैन। तो जो हायर लेयर्स हैं जैसे एप्लीकेशन है, TCP IP है, ये वायरलेस नोड के लिए और वायर्ड नोड्स के लिए बिल्कुल सेम ही लगती है। जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके आर्किटेक्चर पे देखते हैं तो इसकी जो TCP IP और दूसरी वाली अपर लैन है वो बिल्कुल सेम, दूसरी वायर्ड वायर्ड और वायरलेस की जो ये लेयर्स हैं वो बिल्कुल सेम ही लगती है, बिल्कुल सेम ही लगती है वायरलेस नोड के लिए। लेकिन जो अपर पार्ट है डाटा लिंक कंट्रोल लेयर का, LCL का, जो लॉजिक लिंक कंट्रोल है LLC, इसमें डिफरेंसेस आते हैं मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर्स के जो कि डिफरेंट मीडियाज के लिए रिक्वायर होते हैं हमारे पास। तो आज के नेटवर्क में हमारे पास वैसे कोई एक्सप्लिसिट LLC लेयर तो विजिबल नहीं है, लेकिन फर्दर डिटेल्स हैं जैसे ईथर टाइप कौन सा है, सब नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल कौन सा है, SNAP, ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी आप कौन सी एक्सप्लेन कर रहे हैं, कौन सी यूज कर रहे हैं। तो जो हमारा IEEE का 802 स्टैंडर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेयर PHY और मीडियम एक्सेस लेयर, ये डिफरेंसेस है। ये लेयर सिर्फ और सिर्फ कवर करेगा किसको, फिजिकल लेयर को, ये सिर्फ और सिर्फ कवर करेगा फिजिकल लेयर को और आपके मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर को कवर करेगा। अब जो फिजिकल लेयर है बेटा, अगर हम देखें इस फिजिकल लेयर को, फिजिकल और मैक लेयर को, तो हमारी ये जो फिजिकल लेयर है PHY और DLC डाटा लिंक लेयर, हमारी जो फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर आगे सब फर्दर डिवाइड होगी है फिजिकल लेयर कन्वर्जेंस प्रोटोकॉल के अंदर और फिजिकल मीडियम डिपेंडेंट सब लेयर के अंदर, PMD, PLCP और PLDP। इसको हम डिटेल में अभी करते हैं। और जो बेसिक टास्क है मैक मैक लेयर का, उसमें मीडियम एक्सेस आ जाती है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ यूजर डाटा आ जाती है, इंक्रिप्शन आ जाती है, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क हैं। अब जो PLCP भी है बेटा, PLCP ये भी आगे फर्दर, ये जो सब लेयर है ये क्या करती है, ये हमें एक कैरियर सेंस सिग्नल प्रोवाइड करती है जिसको आप क्लियर चैनल असेसमेंट कहते हैं, CCA कहते हैं। और और इसके अलावा आपको एक सर्विस एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड करती है इंडिपेंडेंट ऑफ द ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। जो PMD जो सब लेयर है
ये मॉड्यूलेशन हैंडल करती है, इनकोडिंग डिकोडिंग ऑफ द सिग्नल। इसी तरह से ये जितनी प्रोटोकॉल सब लेयर हैं, इसमें जो भी स्टैंडर्ड स्पेसिफाई हो रहा है मैनेजमेंट लेयर का, स्टेशन मैनेजमेंट का, तो इन सालों में मैक मैनेजमेंट भी सपोर्टिव है। तो मैक मैनेजमेंट क्या करती है? मैक मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये एसोसिएशन स्टेशन की एक्सेस पॉइंट के साथ रोमिंग और डिफरेंट एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ों को क्या कर रही होती है? इंश्योर कर रही होती है। तो ये सारे इसके कुछ मेन मेन जो है वो फंक्शन है। अब जो फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर के अंदर 3 वर्जन है हमारे पास और 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो वेव्स हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की डाटा रेट, इसमें 1 और 2 मेगाबाइट्स का होता है। इसमें हम फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्पेक्ट्रम भी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसमिशन के लिए। डायरेक्ट सीक्वेंस भी कर सकते हैं और इंफ्रारेड भी कर सकते हैं। ये तीनों टेक्निक्स हमने पढ़ी हुई हैं। सो अब किसी भी टेक्निक के ज़रिए आप इस स्टैंडर्ड को क्या कर सकते हैं? ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप बेटा फ्रीक्वेंसी हॉपिंग फिजिकल पैकेट फॉर्मेट इस्तेमाल करते हो, तो उस पैकेट के अंदर ये कुछ फील्ड्स हैं। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप इन फील्ड्स को बड़ा अच्छी तरह से समझो, लेकिन एटलीस्ट इनके प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के अंदर आपको इन इन फील्ड्स का ज़रूर ज़रूर जो है वो आपको एटलीस्ट इन फील्ड्स का जो है वो ज़रूर पता होना चाहिए कि ये फील्ड क्या होती है। जैसे सिंक्रोनाइजेशन की पहली फील्ड है, तो ये बिट 80 से सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट करती है। जब ये बिट पैटर्न आएगा तब इसे सिंक्रोनाइज करना है। ये बिट, ये जो फील्ड है, ये जो डाटा फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है इसके अंदर, ये सिंक्रोनाइजेशन का 80 बिट्स होते हैं इसके अंदर। और ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है, ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है? ये बिल्कुल ऐसे जैसे टीसीपी के आईपी हेडर में उसका फॉर्मेट हमने जिस तरह से देखा था, तो इन फील्ड्स का भी हमारे पास वैसे ही जो है वो सेम काम है। जैसे स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर है, ये 16 बिट का होता है, इंडिकेट करता है कि फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इसको हम एसएफडी पैटर्न कहते हैं। इसी तरह से जो आपका पीएलडब्ल्यू है, जिसे पीएलसीपी पीडीयू लेंथ वर्ड कहते हैं, ठीक है जी, इसे पीएलडब्ल्यू जो है ये दरअसल आपकी पीडीयू लेंथ वर्ड होता है। ये जो फील्ड है, ये हेडर है, ये इंडिकेट करता है कि आपका जो पे लोड आ रहा है बाइट्स के अंदर वो कितना आ रहा है और आपके एंड पे सीआरसी है कि नहीं है। और इसकी रेंज भी कुछ ना कुछ होती होगी, वो भी आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद पीएसएफ जो है, ये सिग्नलिंग फील्ड है। ये 4 बिट की जो फील्ड है, इंडिकेट करती है कि डाटा रेट आपके पेलोड का क्या चल रहा है। हर बिट को जीरो सेट, अगर आप हर बिट को जीरो सेट कर दे तो वो इंडिकेट करेगा लोएस्ट डाटा रेट है, यानी कि 0 से 1 मेगाबिट का ग्रैनुलरिटी 500 किलोमीटर की आ सकती है। और अगर आप 2 मेगाबिट्स इंडिकेट करना चाहते हैं तो आप 001, यानी कि ये आपके दरअसल क्या है बेटा, ये आपकी पैकेट्स हैं। आपके ये पैकेट्स हैं, तो इन पैकेट्स में जो जो फील्ड होगी उस फील्ड का हर एक का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। वो उस फंक्शन को आपने जो है वो उस तरह से देखना है। फिर इसी तरह से अगर आप डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर भी ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास जो है वो फील्ड्स हैं। दीज आर ऑल द डिफरेंट फील्ड्स, और ये डिफरेंट फील्ड्स डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है वो क्या होती हैं? इस्तेमाल की जाती हैं। आपकी डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो सिग्नल की कुछ और होती है, सर्विस की कुछ और होती है, लेंथ की कुछ और होती है। एचईसी जो है, हेडर एरर चेक है, उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। सो हम इसको प्रॉपर तौर पे तो उस तरह से डिटेल में नहीं देख रहे, लेकिन आपको हर एक डाटा फील्ड का पता होना चाहिए कि ये क्या है। जैसे मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि बेटा ये जो पीएलडब्ल्यू, व्हाट इज दिस पीएलडब्ल्यू? तो आपने कहना है सर पीएलडब्ल्यू इज बेसिकली द पीडीयू लेंथ वर्ड। ये फर्स्ट फील्ड है पीएलसीपी की हेडर की, जो कि इंडिकेट करती है कि आपको जो पेलोड बाइट्स के अंदर है उसकी लेंथ कितनी है। जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एचईसी, एचईसी हेडर एरर चेक किया है, तो आप कह सकते हैं सर जो पीएलसीपी हेडर है इसको प्रोटेक्ट करते हैं हम इसे 16 बिट चेकसम के साथ जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हमारी चेकसम की फील्ड है। तो इसी तरह से मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड के अंदर सिग्नल क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर सिग्नल